जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अक्सर वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये कहानी है कुमारी ज्योति राजपूत की। 23 साल की, हंसमुख, सपनों से भरी और अपने छोटे से गांव की शान। लेकिन एक सर्द रात वो अचानक गायब हो गई। परिवार ने सोचा शायद किसी रिश्तेदार के यहां गई होगी, लेकिन 24 घंटे बाद गांव के बाहर खेतों में मिली एक लाश ने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। मासूम ज्योति की आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत से पहले उसने किसी अपने को पहचाना हो। किसने किया ये खून, क्यों किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज्योति का कातिल आज भी हमारे बीच खुला घूम रहा है? आइए शुरू करते हैं कुमारी ज्योति राजपूत हत्याकांड की वो सच्ची दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सर्दियों की वो ठंडी रात, जब गांव के ऊपर आसमान में चांद धुंध में छुपा था और खेतों से आती मिट्टी की महक में एक अजीब सी सन्नाटे की चादर बिछी हुई थी। ज्योति राजपूत उस वक्त अपने कमरे में थी, फोन हाथ में, आंखों में हल्की सी चमक। पिता खेत से लौटकर अभी अभी खाना खा चुके थे, माँ चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थीं और घर के बाहर लकड़ियों के जलने की हल्की सी महक फैली हुई थी। ज्योति अपने फोन पर किसी से धीमी आवाज में बातें कर रही थी, इतनी धीमी कि पास से गुजरने वाला भी कुछ साफ नहीं सुन सकता था। उसके होठों पर कभी हल्की मुस्कान आती तो कभी भौहें तन जातीं। लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रही हो जो उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन जिसकी बातों में कहीं न कहीं एक खतरनाक बेचैनी भी छुपी है। उसकी छोटी बहन ने दरवाजे से झांक कर कहा, दीदी, खाना ठंडा हो जाएगा, आ जाओ। ज्योति ने फोन कान से हटाकर बस इतना कहा, तू खा ले, मैं अभी आती हूं। रात के करीब 10:30 बजे ज्योति ने अचानक अपना दुपट्टा उठाया, पांव में चप्पल पहनी और बिना कुछ कहे घर के पिछवाड़े वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। किसी ने नहीं देखा कि वो किस ओर गई, बस इतना पता था कि उसने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था, जैसे वो जल्दी लौटने वाली हो। गांव के लोग कहते हैं उस रात खेतों की ओर जाने वाली कच्ची पगडंडी पर किसी लड़की के हल्के हल्के कदमों की आहट सुनी गई थी। कुछ ने देखा भी कि दूर अंधेरे में पत्तों के बीच एक टॉर्च की हल्की सी रोशनी चमकी थी, फिर बुझ गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की छतों पर पड़ीं, ज्योति के पिता ने उसकी मां से पूछा, अरे, ज्योति कहाँ है? ये तो अभी तक उठी नहीं। मां ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, रात में तो जल्दी सो गई थी, लेकिन कमरे में जाकर देखा तो बिस्तर खाली था, तकिए पर हल्की सी सिलवटें थीं और उसके मोबाइल चार्जर में लगा था, लेकिन मोबाइल वहां नहीं था। परिवार ने पहले सोचा कि वो अपनी सहेली के घर चली गई होगी, लेकिन दोपहर तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो बेचैनी डर में बदल गई। शाम होते होते पूरा गांव खोज में लग गया, कोई खेतों में, कोई नहर के पास, तो कोई बस अड्डे पर। और फिर रात करीब 8 बजे गांव के बाहर पुराने आम के पेड़ के पास एक खेत में चरवाहे लड़कों ने कुछ देखा, गिरे हुए गेहूं के पौधों के बीच एक लड़की की चप्पल। थोड़ा आगे बढ़े तो मिट्टी में खून के हल्के हल्के धब्बे। गांव वालों ने टॉर्च की रोशनी डाली तो दिल दहल गया। वहां ज्योति पड़ी थी, सफेद सलवार की जगह मिट्टी और खून का रंग, आंखें खुली, होंठ आधे खुले और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसने मौत से पहले किसी को पहचान लिया हो। कपड़ों पर खून के धब्बे थे और गले पर गहरी उंगलियों के निशान। ये साफ था कि उसकी सांसें छीनी गई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी दाईं हथेली में एक टूटा हुआ चेन का टुकड़ा था जो किसी मर्द की गर्दन से खींचा गया लगता था। पुलिस को बुलाया गया और अगले ही पल पूरा इलाका पुलिस की लाल नीली बत्तियों और सायरन की आवाज से गूंज उठा। गांव की औरतें दूर खड़ी फुसफुसा रही थीं, ये किसी अपने का काम है, अनजाने से तो लड़की ऐसे नहीं मिलती। पुलिस ने तुरंत ज्योति का मोबाइल ट्रेस करना शुरू किया। आखिरी कॉल रात 10:12 पर एक अनजान नंबर पर, लेकिन वो नंबर किसी और के नाम पर था और जिस शख्स के पास वो सिम था वो उसी गांव का नहीं था। और यहीं से इस केस ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस की गाड़ियां खेत के पास खड़ी थीं, चारों ओर भीड़ जमा थीं, लेकिन सबकी निगाहें उस एक शख्स पर टिकी थीं, ज्योति के पिता, जिनका चेहरा पीला पड़ चुका था,
आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, मेरी बेटी को किसने मारा। सब इंस्पेक्टर अमित राणा ने अपनी टीम के साथ जगह को सील कर दिया। हर तरफ टॉर्च की रोशनी में मिट्टी को खंगाला जा रहा था, उंगलियों के निशान लिए जा रहे थे और कपड़ों के नमूने सबूत के तौर पर पैक किए जा रहे थे। ज्योति के हाथ में मिला टूटा हुआ चेन का टुकड़ा पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग था। राणा ने उसे ध्यान से देखा। चेन में एक छोटा सा लॉकेट था जिस पर आर का अक्षर उकेरा हुआ था। राणा ने अपने कांस्टेबल से कहा, गांव में किसी भी आदमी के पास अगर ऐसी चेन है तो कल सुबह तक मुझे उसका नाम चाहिए। इसी बीच मोबाइल ट्रेस टीम से खबर आई, आखिरी कॉल जिस नंबर पर हुई थी वो सिम रंजीत यादव नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड था। रंजीत पास के कस्बे में एक छोटी सी पेंट की दुकान चलाता था। रात करीब 11 बजे पुलिस रंजीत के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही एक दुबला पतला घबराया हुआ आदमी सामने आया। राणा ने सीधे सवाल दागा, रात 10:12 पर तुमने ज्योति से बात की थी? रंजीत ने हकलाते हुए कहा, सर हाँ, लेकिन वो कॉल मैंने नहीं किया था। वो मोबाइल तो कल शाम से मेरे दोस्त के पास था, संदीप के पास। संदीप? ये नाम सुनते ही राणा की भौहें तन गईं। संदीप ज्योति के गांव में ही रहता था और सबसे अहम बात, वो ज्योति का पुराना क्लासमेट था। पुलिस ने तुरंत संदीप के घर पर दबिश दी, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। उसकी मां ने कहा, वो तो कल रात से लौटा ही नहीं, पता नहीं कहां गया है। संदेह गहराने लगा था। गांव वालों की फुसफुसाहट अब तेज हो चुकी थी। ज्योति और संदीप पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ज्योति ने पढ़ाई के बाद उससे बात करना बंद कर दिया था। राणा को अब तस्वीर साफ नजर आ रही थी। एक पुराना रिश्ता, टूटी हुई मोहब्बत और गुस्से से भरा एक लड़का। लेकिन फिर भी राणा के दिमाग में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर ये जुनून का मामला था तो फिर ज्योति के पास वो चेन का टुकड़ा कैसे आया? क्या वो संदीप की थी? और अगर थी तो उसने इतनी आसानी से खुद को पकड़ने वाला सबूत क्यों छोड़ा? उसी वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति की मौत गला दबाने से हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी। उसके नाखूनों के नीचे किसी और की त्वचा के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। मतलब उसने अपने कातिल से लड़ाई की थी। ये सब सुनकर राणा ने फैसला किया, कल सुबह होते ही मैं संदीप को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। लेकिन सुबह होने से पहले ही एक नई घटना ने इस केस की दिशा पूरी तरह बदल दी। रात के 2 बजे का वक्त था। गांव में पुलिस की जीपें अब भी गश्त कर रही थीं, लेकिन ज्योति के घर के बाहर सन्नाटा था। अचानक वायरलेस पर तेज आवाज आई, सर, गांव से 3 किलोमीटर दूर पुराने कुएं के पास एक आदमी की लाश मिली है। सब इंस्पेक्टर राणा तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। कुएं के पास टॉर्च की रोशनी पड़ी तो सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। वो लाश संदीप की थी। चेहरे पर चोट के गहरे निशान, होंठ फटे हुए और गले पर ऐसे दाग जैसे रस्सी से खींचा गया हो। उसकी शर्ट फटी हुई थी और जेब में से एक पुराना बटुआ और आधा फटा हुआ फोटो मिला। फोटो में ज्योति थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन फोटो के बीच से उसका चेहरा खुरच दिया गया था। राणा ने अपने कांस्टेबल से कहा, मतलब ज्योति का कातिल अब मर चुका है, या फिर यह किसी और की चाल है कि संदीप पर शक डालकर उसे खत्म कर दिया जाए। मौके से मिली चीजों में एक और चीज ने पुलिस का ध्यान खींचा। संदीप की मुट्ठी में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर खून से लिखे 2 शब्द थे, मत मानो। राणा के दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था। मत मानो किसे और क्या? क्या वो पुलिस को यह बताना चाहता था कि वो ज्योति का कातिल नहीं है, या फिर किसी का नाम लेने ही वाला था, लेकिन मौत ने उसे रोक दिया? पुलिस ने ज्योति और संदीप दोनों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ज्योति और संदीप दोनों ने मरने से पहले एक ही नंबर पर कॉल किया था, और वो नंबर था रंजीत यादव का। मतलब कहानी में जो पहला नाम आया था वो अब फिर से बीच में था। राणा ने रंजीत को थाने बुलाकर सख्त पूछताछ शुरू की। रंजीत पहले तो घबराया, फिर बोला, सर, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। हां, मैं जानता हूं कि ज्योति और संदीप की लड़ाई चल रही थी, लेकिन कल रात कोई और भी था जो ज्योति से मिलने वाला था। राणा ने झुंझलाकर पूछा, कौन? रंजीत ने सिर झुका लिया। सर, अगर मैं नाम लूंगा तो मेरी जान भी चली जाएगी।
राणा समझ गया, मामला गांव के बाहर की किसी बड़ी ताकत से जुड़ा है। लेकिन इससे पहले कि रंजीत सच बोल पाता, खाने के बाहर गोली चलने की आवाज आई। पुलिस दौड़ी, लेकिन हमलावर भाग चुके थे और रंजीत जमीन पर पड़ा था, सीने में गोली लगी हुई। मरते मरते उसने राणा के कान में सिर्फ एक नाम फुसफुसाया, वो ठाकुर। राणा के दिमाग में एकदम से गांव के बाहर के उस दबंग का चेहरा आया, जिसके बारे में सब कहते थे, उससे पंगा मत लेना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। अब केस ने नया रंग ले लिया था। ज्योति की मौत, संदीप की हत्या और अब रंजीत का कत्ल, तीनों में एक अदृश्य धागा जुड़ा था और उस धागे का सिरा ठाकुर तक जाता था। लेकिन ठाकुर से भिड़ना आसान नहीं था। राणा जानता था, यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि जानलेवा खेल है। सब इंस्पेक्टर अमित राणा अपनी कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में सिगरेट आधी जली हुई और आंखें दीवार पर टिकाए, जैसे किसी अदृश्य धागे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उनके कानों में अब भी रंजीत की आखिरी आवाज गूंज रही थी, वो ठाकुर। गांव और आसपास के इलाके में ठाकुर का नाम किसी डरावने किस्से से कम नहीं था। रघुवीर सिंह ठाकुर, 40 साल का, चौड़ी छाती, आंखों में ऐसी ठंडक जैसे किसी को मारना उसके लिए बस रोज का काम हो। कहने को वो एक जमींदार था, लेकिन असल में पूरे इलाके में उसका अपना कानून चलता था। जमीन के झगड़े हों, चुनाव का खेल हो या शराब और अवैध धंधे, ठाकुर का नाम हर जगह था। और सबसे खतरनाक बात, पुलिस के भी कुछ लोग उसके इशारों पर चलते थे। राणा को पता था कि ठाकुर से सीधी भिड़ंत का मतलब था अपने करियर और शायद अपनी जान पर खेलना। लेकिन अब यह केस सिर्फ ड्यूटी का नहीं था, ये एक व्यक्तिगत चुनौती बन चुका था। ज्योति के कातिल को पकड़ना ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। सुबह होते ही राणा अपनी टीम के साथ ठाकुर के महलनुमा घर पर पहुंचे। लोहे का गेट खुलते ही चारों तरफ बंदूक लिए उसके आदमी खड़े थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। अंदर दरवाजा खुला और ठाकुर अपने बड़े से सोफे पर बैठा था। सफेद कुर्ता, पैरों में चमचमाते जूते और हाथ में सोने की चेन। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, इतनी सुबह सुबह चाय पिएंगे या सीधे इल्जाम लगाएंगे? राणा ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, ज्योति राजपूत को जानते हो? ठाकुर हल्का सा हंसा। गांव में कौन है जो उसे नहीं जानता? मासूम लड़की थी, बड़ी जल्दी चली गई। राणा ने उसकी टेबल पर वो टूटा हुआ चेन का टुकड़ा रख दिया जिसमें आर का अक्षर था। ठाकुर ने एक नजर देखा, फिर कहा, ये अच्छा है, लेकिन मेरा नहीं है। राणा को उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी नजर आई, जैसे उसने कुछ छुपाने की कोशिश की हो। लेकिन ठाकुर बहुत चालाक था। उसने अपनी बातों में इतनी आत्मविश्वास भरी ठंडक डाल रखी थी कि उसे झूठा साबित करना मुश्किल था। घर से लौटते वक्त राणा के ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, सर, ठाकुर का एक आदत है, वो अपने खास आदमियों को नाम के पहले अक्षर वाला लॉकेट देता है। ये चेन शायद उसी के किसी आदमी की होगी। ये सुनकर राणा का दिमाग घूम गया। मतलब कातिल ठाकुर का आदमी हो सकता है और ठाकुर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसी दिन शाम को राणा ने गांव में गुप्त पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, साहब, मैंने उस रात खेत की तरफ 2 लोगों को जाते देखा था। एक लड़की थी और एक आदमी, लंबा चौड़ा, सिर पर लाल गमछा बांधे। लाल गमछा, ये ठाकुर के सबसे करीबी आदमी पवन यादव की पहचान थी। पवन ठाकुर के सारे गंदे काम करता था, वसूली, डराना और जरूरत पड़ने पर खून करना। लेकिन पवन पिछले 2 दिन से गायब था। राणा ने पवन के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करवाई। आखिरी लोकेशन गांव से 15 किलोमीटर दूर एक पुराने सराय के पास की थी। राणा को शक था कि या तो पवन वहां छुपा है या फिर उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया गया है, ताकि पुलिस तक कोई सबूत न पहुंचे। रात करीब 10 बजे राणा अपनी टीम के साथ सराय पर छापा मारने पहुंचा। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरे के कोने में पवन बेहोश पड़ा था और उसके पास शराब की खाली बोतलें। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे उठाने की कोशिश की, उसने अचानक आंखें खोलीं और चीखते हुए कहा,
मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। राणा ने सख्त लहजे में पूछा। तो फिर किसने मारा? पवन की सांसें तेज थीं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, सर, वो ठाकुर नहीं था, लेकिन लेकिन वो ज्योति को जानता था, और उस रात वो हम दोनों के साथ था। राणा ने पूछा, कौन? पवन ने नाम लेने ही वाला था कि बाहर से गोली चली, खिड़की का शीशा टूटा और पवन के सीने में गोली जा लगी। पुलिस भागी, लेकिन हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। पवन की मौत ने सब साफ कर दिया। कोई ऐसा था जो गवाहों को एक एक कर खत्म कर रहा था। और ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि ऐसा शख्स था जिसके पास पैसा, ताकत और लोगों को चुप कराने की पूरी क्षमता थी। राणा ने तय कर लिया, अब चाहे गोली खानी पड़े या ट्रांसफर हो जाए, मैं ये केस छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसी रात एक अनजाना फोन आया, और उस फोन की बातों ने राणा के पैरों तले से जमीन खींच ली। संध्या चौहान के मोबाइल डेटा और बैंक रिकॉर्ड्स पुलिस के सामने धीरे धीरे एक बेहद उलझी हुई तस्वीर बना रहे थे। एक तरफ मोबाइल में मिले कॉल रिकॉर्ड्स एक अनजाने शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे, और दूसरी तरफ बैंक स्टेटमेंट्स में बार बार एक ही नाम उभर रहा था, राहुल मेहता। राहुल संध्या का पुराना दोस्त था। कम से कम मोबाइल में सेव नाम यही बता रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। यह शख्स न सिर्फ पिछले 2 महीने से संध्या से लगातार बात कर रहा था, बल्कि उसकी गुमशुदगी के ठीक एक दिन पहले उसने संध्या को 4 घंटे लंबी वीडियो कॉल की थी। इंस्पेक्टर अजय ने फौरन आदेश दिया, राहुल मेहता को ढूंढो, चाहे देश के किसी कोने में हो, मुझे आज ही चाहिए। थोड़ी ही देर में पता चला कि राहुल लखनऊ के बाहरी इलाके में एक छोटे से होटल में ठहरा हुआ है। पुलिस वहां पहुंची तो होटल का रिसेप्शनिस्ट घबराया हुआ था। साहब, राहुल जी तो कल रात ही चेकआउट कर गए, और जाते वक्त उन्होंने अपना मोबाइल यहां रिसेप्शन पर ही छोड़ दिया। अजय के माथे पर शिकन गहरी हो गई। मोबाइल छोड़ गया? ऐसे कौन करता है? मोबाइल की स्क्रीन लॉक थी, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने तुरंत उसका डेटा खंगालना शुरू कर दिया। फोन में जो मिला उसने पूरी टीम को सन्न कर दिया। एक छुपा हुआ फोल्डर जिसमें कई वीडियो सेव थे। ये वीडियो संध्या के थे, अलग अलग तारीखों के, ज्यादातर घर के अंदर, जैसे कि किसी ने छुपकर रिकॉर्ड किया हो। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग लग रही है, सब इंस्पेक्टर राजीव बड़बड़ाया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक वीडियो में संध्या किसी से फोन पर कह रही थी, देखो राहुल, मैंने तुम्हें जितना देना था दे दिया, अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अब और पैसे नहीं दे सकती, प्लीज। अजय ने तुरंत समझ लिया, संध्या किसी के शिकंजे में फंस चुकी थी। इसी बीच मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री ने एक और चौंकाने वाली सच्चाई खोली। गुमशुदगी वाले दिन संध्या और राहुल एक ही लोकेशन पर थे, शहर के बाहर एक सुनसान फार्म हाउस के पास। अजय ने तय कर लिया, अब अगला कदम फार्म हाउस की जांच करना है। पुलिस की टीम उस फार्म हाउस पहुंची, जो कई सालों से बंद पड़ा था। जगह सुनसान थी, चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। लेकिन जैसे ही टीम अंदर गई, सबके कदम रुक गए। जमीन पर सूखी खून की बूंदों के निशान थे। एक कोने में औरत का दुपट्टा पड़ा था, संध्या का वही दुपट्टा जो उसकी आखिरी तस्वीर में दिखा था। लेकिन वहां सिर्फ ये नहीं था, पास ही मिट्टी में आधा दबा एक हैंडबैग मिला, जिसमें संध्या का पहचान पत्र, कुछ रुपए और लिपस्टिक पड़ी थी। अजय का चेहरा सख्त हो गया। ये अब सिर्फ गुमशुदगी नहीं रही, ये मर्डर केस बन चुका है। टीम ने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। कुछ दूर फार्म हाउस के पीछे की तरफ कचरे के ढेर में एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, स्क्रीन चकनाचूर, लेकिन IMEI नंबर से साफ था कि यह संध्या का ही फोन है। अब यह साफ हो चुका था कि संध्या उस रात यहां आई थी, और उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन एक सवाल अब भी सबसे बड़ा था, राहुल मेहता कहाँ है? और क्या वो अकेला था, या इसके पीछे कोई और भी शामिल है? अजय को महसूस हो रहा था कि ये केस अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे हैं। शाम का समय था, कोहरे से घिरी सड़कें और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी, जैसे शहर खुद किसी रहस्य को छुपा रहा हो। इंस्पेक्टर कबीर अपने ऑफिस में फाइल के पन्ने पलट रहे थे, तभी दरवाजा खुला और अंदर आई नैना। चेहरे पर घबराहट, आंखों में बेचैनी। नैना धीरे से, सर, मुझे कुछ कहना है, लेकिन यकीन नहीं आप मानेंगे या नहीं,
कबीर ने बिना सिर उठाए पूछा, क्या देखा तुमने? नैना, वो रात, जिस रात पायल गायब हुई, मैंने उसे अकेले नहीं देखा था। उसके साथ एक आदमी भी था, लेकिन मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। कबीर ने तुरंत नोटबुक निकाली। कपड़े, कद, चाल ढाल कुछ भी याद है? नैना ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। कद में लंबा, शायद 6 फीट के आसपास, काला जैकेट, नीली जीन्स और हाथ में कुछ था, जैसे कोई बैग। कबीर ने महसूस किया कि नैना कुछ छुपा रही है। वो आगे झुककर बोला, तुम डर क्यों रही हो नैना? क्या उस आदमी को जानती हो? नैना की सांसें तेज हो गईं। अगर मैं सच बोलूं तो मेरी जान भी जा सकती है। कबीर ने आश्वासन दिया, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ा रुककर नैना ने कहा, वो आदमी पायल का कोई दोस्त नहीं था। वो उसका पुराना मंगेतर था। कबीर चौंक गया। पुराना मंगेतर? लेकिन पायल की शादी तो किसी और से होनी थी। नैना, हाँ, लेकिन ये रिश्ता पायल ने खुद तोड़ा था। उसके बाद से वो लड़का, अक्षय, पायल के पीछे पागल हो गया था। कबीर ने तुरंत अपने कांस्टेबल को बुलाकर आदेश दिया, अक्षय नाम के इस लड़के का पता निकालो। पुराना पता, दोस्त, फोन नंबर, सब। कांस्टेबल बाहर चला गया। कुछ ही देर में रिपोर्ट आ गई। अक्षय पिछले 3 महीने से शहर में नहीं था, लेकिन 2 हफ्ते पहले उसने ट्रेन से यहां आने का टिकट बुक किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, पायल की गुमशुदगी वाली रात वो शहर में मौजूद था। कबीर की आंखों में अब एक ही नाम घूम रहा था, अक्षय। उस रात कबीर ने अक्षय के घर पर छापा मारा। दरवाजा खोलते ही सामने आया एक दुबला पतला, लेकिन नजर में अजीब सा सन्नाटा लिए लड़का। कबीर, अक्षय, पायल को आखिरी बार कब देखा? अक्षय हल्का सा मुस्कुराया। कौन पायल? कबीर, नाटक मत कर। स्टेशन पर तुम्हारा टिकट, सीसीटीवी फुटेज और गवाह सब है मेरे पास। अक्षय का चेहरा गंभीर हो गया। वो धीरे से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हां, मैं पायल से मिला था। कबीर, और? अक्षय, उस रात वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, कोई उसका पीछा कर रहा है। कबीर का माथा सिकुड़ गया। कौन? अक्षय, वो मुझे नहीं बताना चाहती थी। बस इतना बोली कि अगर मैं सच जान गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। अक्षय ने आगे कहा, और फिर अचानक वहां एक गाड़ी आकर रुकी। पायल ने मुझे धक्का दिया और खुद उस गाड़ी की तरफ दौड़ गई, और उसके बाद मैं उसे कभी नहीं देख पाया। कबीर समझ गया, ये मामला अब और गहरा हो चुका है। पायल सिर्फ किसी गुमशुदगी का केस नहीं, बल्कि शायद किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा थी जिसके पीछे शहर के सबसे ताकतवर लोग थे। क्या पायल खुद अपनी मर्जी से गई थी, या किसी ने उसे अपने साथ जाने पर मजबूर किया? और अगर अक्षय सच बोल रहा था तो वो रहस्यमयी गाड़ी किसकी थी? सच अब करीब था, लेकिन जितना करीब उतना ही खतरनाक। सच बोलने के लिए जब दिल और दिमाग दोनों टूट जाते हैं, तब इंसान सिर्फ वही कहता है जो उसकी आत्मा उसे कहने देती है। करीब 2 महीने लंबी जांच के बाद पुलिस के पास सारे सबूत एक ही जगह इशारा कर रहे थे, राजीव बत्रा की तरफ। थाना हॉल में जब राजीव को लाया गया, उसके चेहरे पर अब वो अकड़ नहीं थी जो शुरू के दिनों में दिखती थी। आंखें नीचे, सांसें तेज और हाथ में हथकड़ी की ठंडक। जांच अधिकारी अरविंद सिंह ने सामने सबूत रखे। होटल के सीसीटीवी फुटेज, जिसमें राजीव और सान्या रात को साथ आते दिख रहे थे। कॉल रिकॉर्ड्स, जिसमें हत्या से ठीक पहले दोनों की बहस दर्ज थी। और सबसे बड़ा सबूत, होटल के कमरे में मिला ब्लडी ग्लास, जिस पर राजीव के फिंगरप्रिंट्स साफ थे। राजीव कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन जब अरविंद सिंह ने वो फोटो सामने रखी जिसमें सान्या के गले पर वही पेंडेंट टंगा था जो उसके साथ कमरे से बरामद हुआ था, तो राजीव की आंखें भर आईं। मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया, सान्या ने धमकी दी थी कि वो मेरे सारे राज मेरी पत्नी को बता देगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में थी। कमरे में बहस बढ़ गई। उसने मुझे धक्का दिया और मैं भी काबू खो बैठा। बस एक पल में सब खत्म हो गया। पुलिस ने उसके बयान को रिकॉर्ड किया, लेकिन एक हत्यारा चाहे जितना पछताए, सच ये है कि उसने एक जिंदगी छीन ली थी। कोर्ट में गवाही और सबूतों के आधार पर राजीव बत्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सान्या की मां ने बस इतना कहा, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया, लेकिन इस इंसाफ ने मुझे फिर से बेटी तो नहीं दी।
और कैमरे के सामने खड़े जांच अधिकारी अरविंद सिंह ने वही बात कही जो वो हर केस के अंत में कहते हैं। लोग सोचते हैं कि गुनाह छुप जाएगा, लेकिन सच हमेशा बाहर आता है, बस वक्त लगता है। और दोस्तों, ये था सान्या वर्मा मर्डर केस का पूरा सच। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार हम आपको एक और सच्ची और हिला देने वाली क्राइम स्टोरी सुना सकें।